न्यूयॉर्क, एक ऐसा दौर जब फ्यूचर स्टडीज कोई सब्जेक्ट नहीं था, कोई पाठ नहीं था, वो इसे पढ़ा रहा था। एक कमरे में बैठे नौजवानों को अमरता, जीन ठीक करने की बातें बता रहा था, मौत को हराने का मेथड समझा रहा था। किसी स्टूडेंट ने कहा, पर सर मरना तो इंसानी बात है, टू डाई इज ह्यूमन। वो रुका, फिर बिना किसी झिझक के बोला, अगर मरना नेचुरल है तो नेचर भाड़ में जाए, हम इसकी तानाशाही क्यों माने? हमें नेचर से ऊपर उठना होगा, हमें मरने से इनकार करना होगा। सोचिए इस हिम्मत के बारे में। हजारों साल से हर धर्म, हर फिलॉसफी हमें एक ही बात सिखाती आई है, मौत को स्वीकार करो, यही तुम्हारी इंसानियत है। और यहाँ एक आदमी खड़ा होकर ये कह रहा था कि नहीं। एक तरह से वो मॉडर्न नचिकेता था, मौत के सामने खड़ा, हार मानने से इनकार करता हुआ। नाम FM 2030। स्कॉट्सडेल, अरिजोना। यहाँ एक बिल्डिंग है जहाँ करीब 200 से ज्यादा लोग रखे हुए हैं। तकनीकी तौर पर मेडिकल साइंस के हिसाब से ये सब मरे हुए हैं। -196 डिग्री सेल्सियस, स्टील के टैंक, लिक्विड नाइट्रोजन और एक अजीब सी उम्मीद कि किसी दिन शायद साइंस इतना आगे बढ़ जाएगा कि इन्हें वापस जिंदा किया जा सके। इनमें से एक टैंक में एक ऐसा शरीर है जिसने मरने से पहले अपनी वापसी की तारीख खुद तय कर ली थी। 1 साल पर उसने अपनी पूरी पहचान दांव पर लगा दी, इतना कि उसने अपना नाम तक उसी साल पर रख लिया, साल 2030 यानी ईयर 2030, और उस आदमी का नाम FM 2030। अब ये कहानी हम तक पहुंची कैसे और आज स्पॉटलाइट में इसे रखने का कारण दोनों आपको बता देते हैं। आइडिया आया इंडिया इन पिक्सल से, आशीष के डेटा स्टोरी टेलिंग चैनल से। उन्होंने एक चार्ट बनाया, 36 वर्ल्ड व्यूज, एक अजीब से पैमाने पर रैंक किए हुए। पैमाना था एजेंसी। एजेंसी बोले तो सरेंडर का जस्ट ऑपोजिट, मतलब जहां सरेंडर का सिरा है जिसका मतलब कृष्ण का भक्ति मार्ग, वही एजेंसी दूसरा सिरा मतलब कृष्ण का कर्म मार्ग, लेकिन विद फल की इच्छा। एक्ट करो, चाहो, जीतो, दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ो। आप कहां से हैं? मैं भविष्य से हूं। आई एम फ्रॉम द फ्यूचर। ये कोई चालाकी नहीं थी, कोई तकिया कलाम नहीं, ये उसका पूरा दर्शन था, 3 शब्दों में। लोग उसे उसका देश पूछते, उसकी उम्र पूछते, उसके पुरखे पूछते, और वो हर बार वही करता, मना कर देता। उसके लिए ये सवाल बेमानी थे। उसका कहना था कि आने वाले सदी में ये कोई नहीं कहेगा मैं मिस्र से हूँ या रोमानियाई या अमरीकी, लोग कहेंगे मैं ग्लोबल हूँ, या मैं चांद पर रहता हूँ, या मैं थोड़ा मंगल ग्रही हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने वर्तमान में रहने से ही इनकार कर दिया। वो पैदा हालांकि हुआ था एक साधारण नाम के साथ, फरीदून M एस्फंदियारी, पर 1970 के दशक में उसने कानूनी तौर पर अपना नाम बदल लिया, FM 2030। FM उसके अपने इनिशियल्स थे, फरीदून M, और 2030 वो साल था जब वो 100 साल का होता। उसे यकीन था कि वो उस साल जिंदा रहेगा। डेली बीस्ट और हिस्टोरिक मिस्ट्रीज जैसी जगहों की रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि FM का एक मजाकिया मतलब वो फ्यूचर मैन या फ्यूचर मॉड्यूलर भी बताता था, पर असली बात इनिशियल्स और उस 100वें साल वाली ही थी। उसने कहा था, कन्वेंशनल नेम्स डिफाइंस अ पर्सन्स पास्ट, एंसेस्ट्री, एथनिसिटी, नेशनैलिटी, रिलीजन. I am not who I was 10 years ago and certainly not who I will be in 20 years. सोचिए जरा, आपका नाम, आपका सबसे पहला परिचय दरअसल आपके अतीत का बोझ है। आपकी जात, आपका मजहब, आपका देश, आपके पुरखे। FM 2030 ने वो पूरा बोझ उठाया और एक कोड में बदल दिया। एक ऐसा नाम जो जेंडरलेस था, बॉर्डरलेस था और सिर्फ एक दिशा में इशारा करता था, आगे, भविष्य की तरफ। एक इंसान जिसने अपना अतीत डिलीट कर दिया था और उसकी जगह एक तारीख चिपका दी। दूसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ 3 साल हुए थे। लंदन अब भी अपने जख्म भर रहा था। ये वो ओलंपिक्स थे जिन्हें इतिहास ऑस्टेरिटी गेम्स कहता है, किफायत के खेल। राशनिंग अभी भी चालू थी। कोई चमकदार ओलंपिक विलेज नहीं था। खिलाड़ी पुरानी बैरक्स और स्कूल्स में ठहराए गए थे। एक टूटी थकी हुई दुनिया जो एक बार फिर एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश कर रही थी। और उसी बिखरी हुई दुनिया में एक 17 साल का लड़का खड़ा था, ईरान की तरफ से। उसका नाम अभी FM 2030 नहीं था, वो भी सिर्फ फरीदून था। पर शायद यही इन्हीं मैदानों पर एक बीज पड़ा जहां अलग अलग झंडों के लोग कुछ पलों के लिए सिर्फ इंसान बन जाते थे। बाद में वो इसी अनुभव को अपने दर्शन का आधार बनाएगा। ओलंपिक्स और यूनाइटेड नेशंस उसके लिए ये उस भविष्य की झलक थे जहां देश मिट जाते हैं और सिर्फ इंसानियत बचती है। कहानी शुरू होती है बर्सेल्स, बेल्जियम में, साल
1930 1930 उसके पिता अब्दुल हुसैन एस्फंदियारी एक ईरानी डिप्लोमेट थे, करीब 4 दशक ईरान के फॉरेन सर्विस में। और डिप्लोमेट का बेटा होने का मतलब था दुनिया घर बन जाती है। वाइस और ओलंपीडिया के अनुसार 11 साल की उम्र तक FM 2030 करीब 17 कंट्रीज में रह चुका था, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया। उसने अपने बचपन का एक बड़ा हिस्सा भारत में बिताया और जिंदगी भर उसकी अंग्रेजी में एक हल्का सा भारतीय लहजा रहा। वो आदमी जो देश और सरहद को इररिलेवेंट मानता था, उसकी अपनी आवाज में एक देश हमेशा बसा रहा, भारत। जवानी में उसने ईरान के लिए 1948 के लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। बास्केटबॉल खिलाड़ी के तौर पर कुछ रिकॉर्ड्स में उसे कुश्ती से भी जोड़ा गया है। फिर 1952 से 1954 तक उसने यूनाइटेड नेशंस की काउंसिलेशन कमीशन फॉर पैलेस्टीन में काम किया। यानी एक डिप्लोमेट का बेटा खुद कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की दुनिया में। फिर उसका असली काम ये नहीं था, वो लिखने लगा द नेशंस, द न्यूयॉर्क टाइम्स, सैटरडे रिव्यू में। फिर पढ़ाने लगा न्यूयॉर्क की द न्यू स्कूल में, UCLA में, फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, और साथ ही कॉर्पोरेट फ्यूचर कंसल्टेंट भी बना, लॉकहीड और JC पेनी जैसी कंपनियों के लिए भविष्य पढ़ने वाला आदमी। देखो यार, वो जिंदगी भर वेजिटेरियन रहा। उसने कहा था कि वो कुछ ऐसा नहीं खाएगा जिसकी कोई माँ रही हो, और वो नास्तिक था। कोई भगवान नहीं, कोई परलोक नहीं। तो अब सवाल ये है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास ना कोई देश है, ना मजहब, ना परलोक, वो मौत के डर से लड़ता कैसे? जवाब उसकी फिलॉसफी में है। ट्रांसह्यूमन द न्यू स्कूल में पढ़ाते हुए करीब 1966 में FM 2030 ने यह शब्द इस्तेमाल किया। मतलब था ट्रांजिशनल ह्यूमन। कुछ जगहों पर इसे ट्रांजिटरी ह्यूमन भी लिखा गया है, यानी वो इंसान जो पुरानी इंसानियत और आने वाली पोस्ट ह्यूमन इंसानियत के बीच का एक ब्रिज है, एवोल्यूशन की अगली सीढ़ी का पहला कदम। उसके हिसाब से ट्रांसह्यूमन के लक्षण क्या थे? नकली अंग यानी प्रोस्थेटिक्स, प्लास्टिक सर्जरी, टेलीकम्युनिकेशंस का भारी इस्तेमाल, एक कॉस्मोपॉलिटन और घुमक्कड़ जिंदगी, एंड्रोजिनी, IVF जैसे नए रिप्रोडक्शन तकनीक, मजहब की गैर मौजूदगी और पारंपरिक परिवार की धारणा को छोड़ देना। सोचिए ये लिस्ट 1960s और 70s में लिखी गई थी। आज इनमें से कितनी चीजें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में है। फिर आई 1973, जहां उसने सबसे बड़ी किताब अपनी लॉन्च की, अपविंगर्स अ फ्यूचरिस्टिक मैनिफेस्टो। इसमें उसने एक बहुत बोल्ड बात कही, जहां राजनीति का जो पूरा लेफ्ट बनाम राइट बनाम खेल है वो बेकार हो चुका है। दोनों पुराने हैं। उसने एक नया स्पेक्ट्रम प्रस्तावित किया। अप विंगर्स वो जो आसमान की तरफ देखते हैं, भविष्य की तरफ। डाउन विंगर्स वो हैं जो जमीन की तरफ देखते हैं, अतीत की तरफ। FM 2030 खुद को अप विंगर मानता था, ना दायां ना बायां, बस ऊपर की तरफ, आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ, यूनिवर्सल प्रोग्रेस की तरफ। और उसका समाज कैसा दिखता? यहाँ वो सबसे रेडिकल हो जाता है। उसका मानना था कि न्यूक्लियर फैमिली खत्म हो जाएगी, शहर तक खत्म हो जाएंगे, इनकी जगह लेंगी मोबिलिया यानी छोटे अस्थायी मॉड्यूलर कम्युनिटीज। लोग जब तक चाहे साथ रहें, फिर आगे बढ़ जाएंगे, कोई परमानेंट बंधन नहीं रहेगा। उसके लिए शादी क्या थी? उसके शब्दों में ओनरशिप यानी मालिकाना हक का एक पुराना रिवाज। और बच्चे, वो यूनिवर्सल पेरेंटहुड की बातें करता था। पूरी दुनिया एक बच्चे की परवरिश करे, एक बंद परिवार नहीं। और सरहदों पर उसका सबसे मशहूर वाक्य, There are no illegal immigrants, only irrelevant borders। उसकी पूरी सोच को एक ही लाइन में अगर समेटना हो तो वो खुद ये चीज कह गया है कि I am a 21st century person who was accidentally launched in the 20th. I have a deep nostalgia for the future। भविष्य के लिए नॉस्टैल्जिया। सोचो वो चीज जो अभी हुई ही नहीं है। ये आदमी उल्टा चल रहा था और उसे इसका पता था। कभी अगर आपको टाइम मिले तो मिस्टर नोबडी देखना, जिसमें नायक जब बच्चा होता है ना तो वो ये कहता है कि आई रिमेंबर माई फ्यूचर। उसी मूवी में मधुबाला का एक गीत भी था, मोहे पनघट पर नंदलाल। एनीवे, लेट्स मूव अहेड। इंडियन पिक्सेल्स की वीडियो के स्पेक्ट्रम का एक सिरा कहता है सरेंडर, रिअनाउंस, रिलिक्विश, समर्पण, त्याग, विसर्जन। ये शब्द कहां से आ रहे हैं? भारत की सबसे गहरी परंपराओं में से एक यही तो सिखाती है। बौद्ध दर्शन कहता है अनित्य, सब कुछ क्षण भंगुर है, इसलिए पकड़ो मत। तृष्णा यानी चाहत ही दुख की जड़ है, इसलिए उसे छोड़ो। जैन और अद्वैत परंपरा विराग्य की बात करती है। मोक्ष का पूरा आइडिया ही यही है कि आप जब सब कुछ छोड़ देते हैं, चाहत, अहंकार, मैं का भाव, तब आप मुक्त होते हैं। अब दूसरा सिरा FM 2030 का सिरा एकदम उल्टा। छोड़ो मत, लड़ो, मौत को मत मानो, बीमारी को मत मानो, शरीर की सीमा को मत मानो। मरने से कुछ ही पहले पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझते हुए उसने अपनी ही पैनक्रियाज के बारे में कहा, अ स्टूपिड डम रेच्ड ऑर्गन।
ये किसी हारे हुए इंसान की बात नहीं है, ये उस इंसान की बात है जो अपनी मौत को भी अपने शरीर के एक इंजीनियरिंग डिफेक्ट या फिर गलती मानता था। एक डिफेक्ट जिसे किसी दिन शायद ठीक किया जा सकेगा। यही है एजेंसी का चरम। दुनिया आपको कहती है कि इसे स्वीकार करो, ये तुम्हारी नियति है, और आप कहते हैं नहीं। और यहाँ एक गहरी विडंबना भी है। वो आदमी जिसका बचपन भारत में बीता, उसने एक ऐसी फिलॉसफी बनाई जो भारत की त्याग वाली परंपरा के करीब करीब उल्टी तस्वीर है। क्या ये उल्टा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। भारत में एक और ऐसी धारा ही थी, चारवाचक लोकायत की, एक प्राचीन मटेरियलिस्ट स्कूल जो कहती थी कोई परलोक नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, जो है यही जीवन है, तो इसे पूरा जियो। FM 2030 की आत्मा का एक चुपचाप भारतीय पूर्वज अगर आप ढूंढे तो कठोपनिषद नचिकेता नाम का एक लड़का खुद यमराज के सामने खड़ा होता है, मृत्यु के देवता के सामने, और मृत्यु से ही सवाल करता है इसके पार क्या है। FM 2030 एक तरह का मॉडर्न नचिकेता था। उसने भी मृत्यु के सामने खड़े होकर हार मानने से इनकार कर दिया, पर एक बड़ा फर्क था। नचिकेता को मृत्यु के पार का आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए था। FM 2030 को कुछ और चाहिए था, उसे अपना शरीर वापस चाहिए था। 8 जुलाई 2000 मैनहट्टन, एक दोस्त का अपार्टमेंट। वो आदमी जिसने पूरी उम्र मौत को ललकारा था, अब पैनक्रियाटिक कैंसर से लड़ रहा था। उसका अपना शरीर उसे धोखा दे रहा था। पर यहाँ इसी आखिरी मोड़ पर भी उसने वो नहीं किया जो बाकी सब करते हैं। उसने अपनी बीमारी को नियति नहीं माना, उसने इसे स्वीकार नहीं किया, उसने अपने ही पैनक्रियास को गाली दी। उसने उससे कहा, एक बेवकूफ, बुद्धू और कमबख्त अंग। जरा इस भाषा को सुनिए। ये किसी हारे हुए मरीज की नहीं है, ये उस इंसान की भाषा है जो अपनी मौत को भी शरीर की एक इंजीनियरिंग गलती मानता है, एक डिफेक्ट मानता है, एक बग जिसे किसी दिन आने वाली टेक्नोलॉजी शायद ठीक कर देगी। और वही अपनी उस किसी दिन वाली वापसी के बारे में उसने ये कहा था कि मैं इतना खुश हो जाऊंगा कि मैं वापस आ गया। तो यहाँ पर मुझे विनोद कुमार शुक्ल याद आते हैं। कितना सुख था कि हर बार घर लौट कर आने के लिए मैं बार बार घर से बाहर निकलूंगा। उस दिन वो मरा नहीं, कम से कम उसकी नजर में तो नहीं। उसने बस एक पॉज लिया और शीशे में जम गया, एक जवाब का इंतजार करता हुआ जो शायद कभी ना आए। अपने आखिरी वक्त में उसने एक फैसला किया, अल्कोहल लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन अरिजोना, और एक नई तकनीक जिसका नाम है विट्रिफिकेशन। अब दोस्तों, विट्रिफिकेशन होता क्या है? आम फ्रीजिंग में एक बड़ी दिक्कत है। जब शरीर का पानी जमता है तो वो नुकीली बर्फ यानी क्रिस्टल्स बनाता है, और ये क्रिस्टल सेल्स को अंदर से फाड़ देते हैं। यानी आप जमा तो लेते हैं पर ढांचा तबाह हो जाता है। विट्रिफिकेशन इससे बचने की कोशिश करता है। इसमें शरीर के पानी की जगह एक तरह का केमिकल सोल्यूशन भर दिया जाता है, एक बायोलॉजिकल एंटी फ्रीज, जैसे MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू और दूसरी साइंस रिपोर्ट समझाती हैं। फिर शरीर को -196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। पानी बर्फ नहीं बनता, वो शीशे जैसा एक सॉलिड स्टेट में बदल जाता है, ग्लास। बिडॉन और एल्कॉर्ट की अपनी ट्रिब्यूट के अनुसार FM 2030 को इस तरीके से जमने वाला पहला इंसान बताया जाता है, दुनिया का पहला विट्रीफाइड इंसान। तो अभी भी वो वही है, शीशे में जमा हुआ, एरिजोना के रेगिस्तान में। 1 साल का इंतजार करता, और वो साल कौन सा था? 2030 यानी 2030। इस सेक्शन में हम बात करेंगे उन चीजों की जिनमें FM 2030 हैरान कर देने वाली हद तक सही निकलता है। एक बॉर्डरलेस पहचान। वो ग्लोबलाइजेशन और एक ऐसी दुनिया की बात कर रहा था जहां राष्ट्र और सरहद की जकड़ ढीली पड़ेगी। आज डिजिटल नोमैड्स, रिमोट काम, ग्लोबल आइडेंटिटीज ये सामान्य है। दूसरा, टेलीकम्युनिकेशन। उसने कहा था कि लोग स्क्रीन्स के जरिए दूर बैठे और हर वक्त जुड़े रहेंगे। आज हम इसी में जीते हैं। वीडियो कॉल आज हैरानी की बात नहीं है। तीसरा था रिप्रोडक्शन। उसने IVF और नई रिप्रोडक्टिव तकनीक की तरफ इशारा भी किया था। उस दौर में जब ये विज्ञान कथा जैसा लगता था, आज ये मेडिकल रियलिटी है। चौथा है आपका फ्लूइड, मोबाइल जिंदगी। उसका मोबिलिया वाला आइडिया कि लोग एक जगह एक स्ट्रक्चर से बंधे नहीं रहेंगे। आज की गिग इकोनॉमी और घुमक्कड़ लाइफस्टाइल में उसकी छाया दिखती है साफ साफ। पांचवा था उसका ऑप्टिमिज्म।
जहां विलेज वॉइस ने उसने एक बार ये बताया था कि वो इतना रैशनल, इतना कॉन्फिडेंट है कि उसे एक तरह का अल्टीमेट ऑप्टिज्म झलकता है। एक ऐसा दौर जहां पर सिनिज्म फैशन है। FM 2030 खुलकर उम्मीद की बात करता था। उसका मानना था कि आगे बढ़ने की हिम्मत, विजन, ये कोई बचकानी बात नहीं है, यही इंसान को यहाँ तक लाई है। चलिए अगले चैप्टर में बढ़ने से पहले एक फैक्ट चेक भी हाथों हाथ कर लिया जाए। तो FM 2030 ने ट्रांस ह्यूमन शब्द नहीं गढ़ा था, जूलियन हक्सली ने 1957 में गढ़ा था, एक अलग फॉर्म में, एक अलग अर्थ में। FM 2030 इसका फाउंडर नहीं बल्कि इसका सबसे बड़ा पॉपुलाइजर था, वो इंसान जिसने इस सोच को हाशिए से उठाकर मेन स्ट्रीम बहस में लाकर खड़ा कर दिया। बाद में मैक्स मोर और सोशियोलॉजिस्ट स्टीव फुलर जैसे थिंकर्स ने उसके अपविंगर बनाम डाउनविंगर वाला आइडिया को एक नया रूप दे दिया। प्रो एक्शनरी प्रिंसिपल बनाम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जोखिम उठाकर आगे बढ़ो बनाम रुक कर सावधानी बरतो। FM 2030 की सोच आज भी इस बहस में सांस ले रही है। देखो यार, हर कोई परफेक्ट नहीं होता और FM 2030 भी हर इंसान की तरह गलतियां करता था। उसकी कुछ गलतियों को हम पॉइंट्स में समझाते हैं। पहला है मुख्य धारा का विज्ञान, क्रायोनिक्स को गंभीरता से नहीं लेता था। आज तक दुनिया में कोई भी इंसान क्रायो प्रिजर्वेशन से वापस जिंदा नहीं हुआ है। साइंस इनसाइट्स, MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू और दूसरी साइंस रिपोर्ट साफ कहती हैं कि किसी को वापस लाने की टेक्नोलॉजी फिलहाल मौजूद ही नहीं है। जो तरीके इस्तेमाल होते हैं उनसे सेल्स को जो नुकसान होता है उसे आज का विज्ञान पलट नहीं सकता, और जो केमिकल्स बर्फ बनने से रोकते हैं वो खुद ज्यादा मात्रा में टॉक्सिक होते हैं। वो सिर्फ एक मौका है, एक चांस है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट्स और संस्थाओं के भरोसे संभाल कर रखा गया है। तो साफ शब्दों में FM 2030 की 2030 में वापसी विज्ञान के हिसाब से एक उम्मीद है, एक बेट है जो शायद सच है या नहीं। दूसरा, मान भी लीजिए कि किसी दिन अमरता आ गई तो किसके लिए आएगी? आज एल्कोर जैसी जगह में जमने के लिए करीब $2 लाख चाहिए। यानी अगर मौत को हराया जा सका तो सबसे पहले वो हारेगी उनके लिए जो सबसे अमीर हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां अमीर हमेशा के लिए जीते हैं और गरीब मरते रहते हैं। ट्रांस ह्यूमनिज्म पर सबसे तीखा सवाल यही है, ये कहीं इंसानियत को 2 हिस्सों में बांट तो नहीं देगा? इनहैंस्ड और बाकी, अस वर्सेस देम। यही डर राजनीतिक विचारक फ्रांसिस फुकुयामा ने 2004 में रखा था, जब उन्होंने ट्रांस ह्यूमनिज्म को दुनिया का सबसे खतरनाक विचार कहा था। तीसरा, दरअसल एक सवाल है जो डेली बीस्ट ने FM 2030 पर बनी फिल्म की समीक्षा में उठाया। मान लीजिए हम हमेशा जी भी गए तो किसके लिए? FM 2030 सोचता था कि भविष्य गरीबी, बीमारी और राष्ट्रवाद की लड़ाइयों को घोल देगा, पर आज वो प्रॉब्लम्स कम नहीं, कई ज्यादा और गहरी हो चुकी हैं। सिर्फ ज्यादा जी लेना अगर जिंदगी का मकसद है तो वो जीना भी क्या जो सिर्फ एक लंबा इंतजार है। और चौथा है एक ऐतिहासिक चेतावनी। 20वीं सदी में एक और आंदोलन था जो स्पीड, टेक्नोलॉजी और भविष्य की पूजा करता था, इटालियन फ्यूचरिज्म। उसके नेता मैरेंटिनी, और वो आंदोलन आगे चलकर फेसिज्म से जा मिला। अतीत के लिए नफरत, कमजोरों के लिए तिरस्कार और भविष्य के नाम पर सब कुछ जायज। ये सोच करडल कर सकती है, जहरीली हो सकती है। FM 2030 फेसिस्ट नहीं था, वो सहिष्णुता और यूनिवर्सल प्रोग्रेस में यकीन रखता था। पर जब कोई सोच अतीत, परंपरा और पुराने इंसान को पूरी तरह खारिज करती है तो हिस्ट्री हमें एक हल्की सी हिदायत जरूर दिखाता है। संभल की मैं रिपीट हो जाऊंगी, और हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है बार बार, ये जानने के लिए आप हमारी सीरीज हिस्ट्री रिपीट जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। 5वां पॉइंट है FM 2030 का दर्शन, जो कहता था जड़ें मत रखो, परिवार छोड़ो, पुरखे छोड़ो, जमीन छोड़ो। अब ये बात भारत जैसे समाज में रखिए जहां पहचान बुनी ही इन धागों से जाती है, परिवार, वंश, मिट्टी, यादाश्त। यहाँ सवाल उठता है एक ऐसे इंसान का जिसका ना कोई अतीत हो, ना कोई अपना, ना कोई मिट्टी, वो आजाद है या सिर्फ अकेला? और इस सवाल का जवाब हैरानी की बात है खुद FM 2030 की अपनी जिंदगी में छिपा है। उनकी मौत के 3 दिन बाद 11 जुलाई को अमेरिका के रेडियो पर, NPR पर एक आवाज उसे याद कर रही थी। उसकी भविष्यवाणियां गिना रही थी कि कैसे 1977 में उसने ये कहा था कि विज्ञान एक दिन इंसानों की जेनेटिक गलतियां ठीक करेगा। कैसे 1980 में उसने ये कह दिया था कि टेलीकॉम तकनीक हमारे खरीदने के एक तरीके को बदल देगी। वो आवाज थी फ्लोरा श्रॉल की, उसकी 40 साल से फ्रेंड। वो आदमी जिसने शादी को मालिकाना हक का पुराना रिवाज कहा था। वो आदमी जिसने परंपरा, परिवार को खारिज कर दिया था। वो आदमी जो बंधन को पिछड़ापन मानता था। उसकी जिंदगी में एक इंसान था जो 4 दशक तक साथ रहा,
हार्वर्ड लॉ में रुथ बेडर गिन्सबर्ग की क्लासमेट बल्कि रूममेट। 1956 का वो मशहूर बैच जिनमें 500 से ज्यादा मर्दों के बीच सिर्फ 9 औरतें थी। गिन्सबर्ग बाद में कोलंबिया चली गई और वहां से 1959 में टॉप पर पास हुई। FM 2030 इसे रिलेशनशिप नहीं कहता था, वो अपना शब्द इस्तेमाल करता था फ्रेंडशिप का, एक नॉन एक्सक्लूसिव फ्रेंडशिप। पर वो फ्रेंडशिप 1960 के दशक से लेकर उसकी मौत तक चली गई, करीब 40 साल। अपनी किताब आर यू ट्रांसह्यूमन में उसने फ्लोरा को समर्पण में लिखा फ्रेंड एंड कंपेनियन। और सबसे इमोशनल बात, FM 2030 के जाने के बाद उसकी आखिरी किताब काउंटडाउन टू इमोरालिटी को दुनिया के सामने फ्लोरा स्ट्रॉल ही लेकर आई, उसने ही उसे संपादित किया। सोचिए, वो इंसान जो अतीत मिटाना चाहता था खुद किसी का 40 साल तक प्रिय रहा। वो इंसान जो जड़ों को एकदम नकारता था, उसकी अपनी जिंदगी में प्रेम का बीज छुपा हुआ था। उसका दर्शन कहता था कोई बंधन नहीं, उसकी जिंदगी ने एक बंधन बना ही लिया। शायद यही FM 2030 की सबसे इंसानी बात है कि वो भी अपनी सारी थ्योरी के बावजूद अकेले नहीं रहना चाहता था। देखिए, 2030 अब दूर नहीं, बस कुछ ही साल। FM 2030 ने अपनी पूरी पहचान, अपना नाम एक साल पर दांव में लगा दिया और वो साल अब हमारे सामने आ रहा है। क्या वो जागेगा? विज्ञान कहता है करीब करीब असंभव। वो शायद उसी शीशे में, उसी रेगिस्तान में चुपचाप रहेगा। पर जो सवाल वो छोड़ गया है वो पूरी तरह चेतन है। हम अपनी नियति कितनी माने और कितनी बदले? मौत को स्वीकार करना समझदारी है या हार? और जड़ों के बिना इंसान आजाद होता है या टूटा हुआ? नचिकेता ने यमराज से पूछा था कि मृत्यु के पार क्या है। FM 2030 ने उससे भी जिद्दी सवाल पूछा, काश हम जाएं ही ना तो उस पार, तो फिर क्या होगा? अरिजोना के उस रेगिस्तान में एक आदमी अब भी उसी सवाल का जवाब बना शीशे में जमा इंतजार कर रहा है। देखते रहिए जिंगाबाद, क्योंकि 2030 दूर नहीं।